नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका गढ़ छत्तीसगढ़। में हूं आपके साथ प्रीति चौहान। विधानसभा चुनाव लगातार अपना रंग दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी अभियान तेज हो गई। एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को असफल बता रही है। दरअसल आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह परिवर्तन यात्रा में अकलतरा, पामगढ़ और मस्तूरी पहुंचे। यहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के 15 साल और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ लूट की है और जिस जन घोषणा पत्र को दिखाकर सरकार बनाई उसी से प्रदेश को छला है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की इस यात्रा में छत्तीसगढ़ की जनता शामिल ही नहीं हुई है। जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है। चलिए आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आपको मेहमानों से मिलवाएंगे। जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा को व्यापक सफलता मिली है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, कांग्रेस पार्टी घबरा गई है और भरोसे का यात्रा निकालने पर कांग्रेस पार्टी मजबूर हो रही है। ये बताता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, दूसरा भरोसे का संकट है आज कांग्रेस के पास, भूपेश बघेल के पास। जनता इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही है क्योंकि पौने 5 साल केवल और केवल ठगने और धोखा देने का काम किया है। ये बताता है कि आज उन्हें भरोसे की यात्रा निकालना पड़ रहा है। देखिए, परिवर्तन यात्रा परिवर्तन की संवाहक बनकर पूरे छत्तीसगढ़ में स्थान स्थान पर जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है, उससे लगता है कि अब लोग अभी तक शांत थे पर अब लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है, माफिया सरकार है, अन्यायी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, कानूनी व्यवस्था की स्थिति जिसके राज्य में बदतर हो रही है, भ्रष्टाचार का चरम पर आलम पहुंच गया है, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का जनता ने निर्णय ले लिया है। और परिवर्तन यात्रा इसका एक माध्यम बन रही है कि लोग अब वोकल हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और इस यात्रा में लगातार केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता, इनका भी आना हो रहा है। उससे कार्यकर्ताओं का और जनता का और ज़्यादा उत्साह बढ़ रहा है क्योंकि अभी तक लगभग 15 विधानसभा की यात्राओं में, दोनों यात्राओं में मैं पहुंचा हूं, तो लोगों का जो रिस्पांस है वो अपने आप में लगता है कि लोगों ने परिवर्तन का संकल्प ले लिया है। छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा को नकार दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जनता ने नकार दिया। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं एकत्रित हो रही, परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी दंतेवाड़ा में नहीं आए। बाद में भी उसके कार्यक्रम बना, उसके बाद भी रद्द कर दिया गया। भाजपा की तथाकथित परिवर्तन यात्रा में जो प्रदेश के बाहर के नेता आ रहे हैं, उसके नुक्कड़ सभाओं के बराबर भी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। तमाम कोशिशों, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो गई। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को असफल होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश में परिवर्तन नहीं चाहती है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में 15 दिन में प्रधानमंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए और चले गए। इनके आने से छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? भाजपा के राजनीतिक यात्रा में हमारे साथ आज डिबेट में बातचीत करने के लिए जयप्रकाश यादव हैं, बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ। नितिन भंसाली प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे हमारे साथ। अनिल पुसदकर स्टेट हेड हैं बीसीजी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले जानेंगे अनिल पुसदकर जी से।
अनिल पुसतकर जी, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में तो बहुत कुछ चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? अनिल पुसतकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ में अभी यात्राओं का दौर चल रहा है, परिवर्तन यात्रा आ रही है और चुनावी मोड में है हमारा राज्य अभी छत्तीसगढ़। और वार प्रतिवार, आरोप प्रत्यारोप और ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, राजनीतिक पारा जो है वो तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, गर्मी, राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। और जो परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर फिर सभी की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। कांग्रेस कह रही है कि परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो आ रहे हैं उनकी सभा में नुक्कड़ सभा जैसे लोग भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। उधर भाजपा के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी यात्राओं को रिस्पांस मिल रहा है और जनता जो है एकदम परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी है। तो प्रीति तैयार है, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्शन के लिए तो कम से कम तैयार नजर आ रहा है। ठीक है, इलेक्शन के तैयार। हमारे साथ बीजेपी के गेस्ट हैं जयप्रकाश यादव जी। परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन ला पाएंगे आप लोग छत्तीसगढ़ में? जय श्री राम। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बह रही है और ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, इस परिवर्तन यात्रा से जनता में उत्साह का संचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4.25 साल में कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई भी काम किया नहीं गया, जिसको लेकर के जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, उन्होंने एक नारा दिया, बदलबो बदलबो ये दारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। वो नारा सुनने के बाद एक वातावरण का निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा निकल रही है, इस परिवर्तन यात्रा में गांव, गरीब, किसान सभी शामिल हो रहे हैं। गांव-गांव में जो लोग हैं वो इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और भारी संख्या में जन सैलाब साथ आ रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और उनको यह एहसास हो चुका है कि इस बार परिवर्तन होना तय है। इनके उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी कहते हैं कि 71 में से 70 जो इनके विधायक हैं उनकी टिकट अभी संदेह के दायरे में है। केवल मुख्यमंत्री को छोड़ करके सभी की टिकट संदेह के दायरे में है। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के 70 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है, बेहद खराब है। इसी की वजह से इनको जो हमारे 21 भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उसके विपक्ष में किनको उतारा जाए, इसको निर्णय करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो 21 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उतरे हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से उतर चुकी है और कांग्रेस पार्टी में सिर फुटअव्वल की स्थिति है। ये कभी एक नाम का पैनल मंगाते हैं, उसके बाद में उसमें 2 नाम जोड़कर 3 नाम का पैनल मंगाते हैं, उसके बाद में उसमें 2 नाम और जोड़कर 5 नाम का पैनल मंगाते हैं और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और बलि का बकरा कोई बनना नहीं चाहता कांग्रेस की टिकट लेकर के, क्योंकि परिवर्तन की बयार बह रही है। यह आम जनता से लेकर कांग्रेस के नेता तक समझ चुके हैं। इसको लेकर के आज परिवर्तन यात्रा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में निकल रही है। आने वाले समय में परिवर्तन तय है। बीजेपी के तो नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें परिवर्तन यात्रा को लेकर कह रहे हैं कि हम परिवर्तन ही कर देंगे परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरी नजर में ये परिवर्तन यात्रा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में अंतिम यात्रा है। ये अंतिम यात्रा में जो ये पिटे हुए मोहरे इनके छत्तीसगढ़ के जो दिखाई दे रहे हैं, इनके दम पर तो ये कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई नेता नहीं। इसलिए मैं आपको बता दूं प्रीति कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम से भाड़े के विधायक, भाड़े के मंत्री और भाड़े के नेताओं को बुलाकर यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, असफल माहौल बनाने की कोशिश। मेरी एक राय और एक सलाह है, मुझे ऐसा लगता है परिवर्तन यात्रा नहीं निकालनी थी, ये तो अंतिम यात्रा साबित हो रही है।
प्रायश्चित यात्रा यदि निकालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान में 90 विधानसभा की छत्तीसगढ़ में 13 विधायक इनके हैं। यदि ये प्रायश्चित यात्रा निकालते तो मुझे लगता है 11-12 विधायक इनके बचते हैं। पर ये परिवर्तन यात्रा का जो ये ढोंग और घोषणा कर रहे हैं, मुझे ये बोलने में बिल्कुल हिचक भी है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में दाई का आंकड़ा भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कद का भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि भाड़े के नेताओं को लाकर चलिए, इसी बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। यूएनओ में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, मिस्टर प्रेसिडेंट, it was also noteworthy that at India's initiative, the African Union was admitted as a permanent member of the G20. By doing so, we gave voice to an entire continent which has long been its due. This significant step in reform should inspire the United Nations, a much older organization, to also make the Security Council contemporary. Broad representation is, after all, a prerequisite for both effectiveness and credibility. The outcomes of the New Delhi G20 summit will surely resonate for years ahead. Among them is an action plan for sustainable development goals, a crucial need of the day. Equally important are the high principles of lifestyle for environment, and the Green Development Pact as they shape our approach to our planet's future. The transformative role of digital public infrastructure has also finally been recognized as the salience of women-led development in building an inclusive and progressive society. The reform of international financial institutions has been given due weight, as has the resolution of debt vulnerabilities. Friends, the New Delhi G20 outcomes are expressed both as larger policies and as specific initiatives. They could be about building cities for tomorrow, or fighting corruption, eliminating hunger, or delivering quality education, ending plastic pollution, or preserving the ocean-based economy, or for that matter, enhancing food security, or even mapping global skills. Some address long-standing issues like gender divide and climate action. Others focus on new concerns such as responsible harnessing of artificial intelligence. All in all, we have placed for the world's consideration a set of actionable propositions, constructive solutions, and new directions. Even as we encourage collective endeavors, India also seeks to promote cooperation with diverse partners. From the era of non-alignment, we have now evolved to that of Vishwamitra, a friend to the world. This is reflected in our ability and willingness to engage with a broad range of nations and, where necessary, harmonize interests. It is visible in the rapid growth of the Quad, a mechanism today so relevant to the Indo-Pacific. It is equally apparent in the expansion of the BRICS grouping of independent-minded nations, or in fact, the emergence of the I2U2 combination. Recently, we hosted the creation of the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The forging of the Global Biofuels Alliance was another notable development. This willingness to work in an open-minded manner on specific domains is now a defining characteristic of the emerging multipolar order. Mr. President, all nations pursue their national interests. We, in India, have never seen that as being in contradiction with global good.
When we aspire to be a leading power, this is not for self-aggrandizement, but to take on greater responsibility and make more contributions. The goals we have set for ourselves will make us different from all those whose rise preceded ours. India demonstrated this during the COVID through the Vaccine Maitri initiative. Our endeavors, like the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, have gathered wide support. Our espousing of the International Year of Millets is enhancing global food security today. We have built development partnerships with 78 nations across geographies. And we have also been first responder in disaster emergency situations. The people of Turkey saw that in February, as did those in Syria. Our commitment is understandably even greater closer home. When Sri Lanka experienced a severe economic crisis, it was India that first stepped forward. But even in distant regions, partners such as the Pacific Islands have appreciated our contributions to meet their needs in health, in technology, and in climate action. Mr. President, the most populous nation and the fifth largest economy in the world knows that its progress makes a real difference to the world. Especially so when so many nations identify with us for reasons of history, of geography, and of culture. They follow our experiences closely and evaluate our solutions for their larger relevance. Last week, the United Nations assessed progress towards achieving SDGs. The mood here reflected the struggle to overcome challenges, especially those of resource paucity. It is therefore vital at this midway that we expand our capacities and regain our confidence. As the largest contributor to meeting SDG targets, India's achievements should give heart to others on this journey. After all, the Global Multidimensional Poverty Index records that we have halved the global MPI value in the last 15 years, lifting 415 million people out of poverty. That progress has now moved on to a higher level with एस जयशंकर विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग में न्यूयॉर्क में अपनी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा G20 में कैसे हमने अपने देश ने अफ्रीकन जो यूनियन है उसे परमानेंट मेंबर बनाया है। कोविड के समय में कैसे हम लोगों ने फ्री में वैक्सीनेशन किया है एशियन कंट्रीज को, जो गरीब देश थे, अफ्रीकन यूनियन को। साथ ही G20 में जिस तरीके से वन वर्ल्ड मतलब एक विश्व, एक फैमिली और एक फ्यूचर को लेकर के डिस्कशन हुआ है, उस पर एस जयशंकर कह रहे हैं कि आज हमें बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व को देखने की जरूरत है और इंडिया विश्व मित्र की बात करता है। भारत आज विश्व मित्र की बात करता है। फिलहाल वापस चलेंगे अपने डिबेट में। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात कर रहे थे कांग्रेस के हमारे साथ जो प्रवक्ता बैठे हुए, बोलिए सर। देखिए प्रीति जी, मैंने जैसा कि कहा तो बीच में आपका लंबा ब्रेक आ गया, वरना मैं तो फ्लो में बता ही रहा था आपको कि ये बीजेपी की जो यात्रा है, तथा कथित परिवर्तन यात्रा, ये परिवर्तन यात्रा नहीं, ये बीजेपी की अंतिम यात्रा है। और जिस प्रकार अन्य प्रदेशों से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई नेता ही नहीं है, डी पुरंदेश्वरी आती थी यहाँ पर प्रभारी थी, वो बोले कांग्रेस का भाजपा का कार्यकर्ता ऐसे ही थूकेगा तो पूरी कांग्रेस बह जाएगी, ऐसे शब्दों का उपयोग किया था। और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। फिर आए आपके ओम माथुर बोले कि हम कमल के फूल पे लड़ेंगे। कमल का फूल छत्तीसगढ़ में मुरझा चुका है। परिवर्तन तो 2018 में ही हो चुका है, इस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। परिवर्तन तय है,
परिवर्तन होगा, पर 2024 में केंद्र की मोदी सरकार सत्ता से बेदखल होगी, ये परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ में नेता नहीं है भाजपा के पास। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम से मैंने जैसा कि कहा केंद्रीय मंत्रियों को, नेताओं को, क्या पता परिवर्तन हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा कई पार्टियों को लेकर डूब जाती है सर। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार पार्टियों को लेकर डूब जाती है। क्या पता परिवर्तन वाकई में परिवर्तन कर जाए। नहीं है ये ओवर कॉन्फिडेंस मैम, हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं आपके सरकार, कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं आपकी सरकार के ऊपर, उसका क्या जवाब है? वोट जनता दागधारी लोगों पर क्यों दे? मैं समझ गया हूँ आप क्या बोलना चाह रही, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। 3.5 साल एक कंडीशन के कमरों में बैठे रहे, इनके पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री कहाँ थे, नजर ही नहीं आए। सिर्फ टीवी में आकर, डिबेट्स में आकर आरोप लगाते रहे और झूठे स्टेटमेंट जारी करते रहे, इन्होंने ये किया, वो किया, भ्रष्टाचार किया। एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, एक भी आरोप। और अब जो है ये घर से निकले हैं और ठीक है जयप्रकाश यादव जी, चुनाव के ठीक पहले पार्टी जागती है, उसके पहले केंद्र से तमाम चीजें चलती है, उसके पहले आप लोगों को होशो आवाज नहीं रहता, आरोप है ये। जनता क्यों वोट करे, क्यों परिवर्तन यात्रा में, परिवर्तन रैली में, परिवर्तन में शामिल होकर परिवर्तन करे? अरे जनता है आपने जैसा कि कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है पार्टियों को ले डूबती है, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। और अनिल जैसा आप लोगों को ले डूबती है, अरे मेरी बातों से सहमत मत होइए सर, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपकी 2018 में इन्होंने जो हल किया है, 2018 में इन्होंने जो गंगाजल के वादे, गंगाजल हाथ लेकर जो झूठी कस्में खाई थी और 36 वादे किए थे छत्तीसगढ़ में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। पीएससी का घोटाला जो है, इसको कोर्ट ने जो है इनको कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जवाब कह रहे थे, मैंने आपकी पूरी बात को गंभीरतापूर्वक सुना। यदि आपको अकेले डिबेट कर रहे हैं, आप अकेले डिबेट करिए। जनता की सवाल, जनता के प्रश्न आप कहिए। पार्टी का एजेंडा भी नहीं चल रहा है ना, आप लोग डिबेट है दोनों बोलिए। नहीं डिबेट है, आपको काउंटर करेंगे वो, आप भी उन्हें काउंटर कर रहे हैं, वो भी करेंगे। आपके बीजेपी का एजेंडा नहीं चल रहा है सर। छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए गए थे 2018 में, राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके राहुल गांधी आपके नेता भी थे। क्या परिवर्तन यात्रा में छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे आप लोग, जहां पर एक तरफ भूपेश बघेल ब्रांड है पूरे छत्तीसगढ़ में, परिवर्तन लाने के लिए कौन सा तिकड़म इस्तेमाल करेंगे, क्या देंगे जनता को, बताइए? भूपेश बघेल जी सबसे बड़े लबरा हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे बड़ा लबरा कोई नहीं है। ब्रांड वाली कोई बात नहीं है, ब्रांड तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं और उनके द्वारा दी गए नारे से आज कांग्रेस बौखला गई है। और परिवर्तन यात्रा ये जो निकाले हुए हैं, ये लोग इतने भयभीत क्यों है, बार बार इस विषय पर जो है काउंटर क्यों करते हैं कि इनके नेता नहीं आ रहे? आपके द्वारा प्रायश्चित यात्रा निकाली जानी चाहिए। पिछले पौने 5 साल में प्रायश्चित यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली जानी चाहिए। प्रायश्चित यात्रा भरोसे की यात्रा नहीं है, प्रायश्चित की यात्रा होनी चाहिए। चलिए अब अनिल पुसदकर जी बोलिए, क्या लग रहा है? जनता तय करती है, व्यक्ति तय नहीं कर सकता, ब्रांड। और छत्तीसगढ़ में बदलाव तय, परिवर्तन यात्रा मिल रहा है। भाई सुन लो यार, सुन लो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो। मेरा ये कहना है, नितिन जी से भी पूछना है कि भाजपा के पास नेता नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। शैलजा कौन है छत्तीसगढ़ की? प्रभारी है सर। शैलजा तो देखिए, राहुल गांधी भी बाहर से है, राहुल गांधी बाहर से है। देखिए ऐसा एकदम से किसी की अंतिम यात्रा बोल देना, किसी के बारे में इतना बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। कोशिश करने का मौका उनका है, उनका चांस है, वो वापसी की कोशिश कर रहे हैं तो परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं, उससे पूरी ताकत लगा सकते हैं। जयप्रकाश जी, आप जितनी सारी बातें बता रहे थे, आप एक जो काउंटर कैसे करेंगे भूपेश बघेल का? भूपेश बघेल आज एक बहुत बड़ा फेस है, जैसे प्रीति जी कह रही थी कि वो छत्तीसगढ़ में ब्रांड है। इस बात को आपको मानने से, जैसे चौर वाले बाबा के रूप में आपके डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक ब्रांड बने रहे, तो भूपेश काका के नाम से ब्रांड तो है। आपको चुनाव में जाना है, आपकी 21 लिस्ट आ गई सूची, ये सही बात है। आप पहले चले गए, ये भी सही बात है। परिवर्तन यात्राओं के जरिए आप कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जनता को क्या देंगे? जनता को देने के लिए आपके पास कुछ ठोस बात हो, ठोस वादे हो, घोषणा पत्र की तैयारी आप तो अभी तक सब मंगवाई रहे हैं। ठीक है अनिल भैया, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। जैसा कि भूपेश बघेल जी एक चेहरा है, भूपेश बघेल जी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, चाहे सौम्य चौरसिया जी हों, चाहे उनके राजनीतिक सलाहकार हों, सभी जो है भ्रष्टाचार में डूबे हैं। कोयला चोर के नाम से इस चेहरे को जाना जा रहा है छत्तीसगढ़ में, सबसे पहली बात। और इनके द्वारा जो है उसको
ढकने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जनता का विश्वास जो है उठ चुका है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना इनके द्वारा लाई गई थी वो फेल और फ्लॉप योजना है। केवल झूठ बोलने का काम किया, छल पर ये सरकार बन गई, छल पर ये सरकार बन गई। और आने वाले समय में विकास का मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष तक छत्तीसगढ़ में काम किए और आगे भी हम काम करेंगे। सुशासन की सरकार होगी, गांव गरीब और किसानों की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे इस डिबेट में। और आपने देखा छत्तीसगढ़ में इस समय राजनीति गरमाई हुई, आगे क्या होगा उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 24/7।